फिर से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और हम जो पढ़ रहे थे संघवाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो है केंद्र की शक्तियाँ और राज्य की शक्तियाँ अलग अलग हैं, प्रांतों में बटी हुई हैं। तो इसके लिए मैंने बताया था 3 सूचियाँ हैं। एक तो है संघ सूची। भारत के संविधान में मैं शक्ति विभाजन की बात करेंगे, शक्ति विभाजन है ना, इसको हम नाम दे सकते हैं शक्ति विभाजन या शक्ति का बंटवारा। ठीक है, तो शक्तियों को इस प्रकार से बांटा गया है, एक संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची। ठीक है, अब इनके कुछ विषय दिए गए हैं जिनके ऊपर संबंधित ही कानून बना सकता है। ठीक है, तो हम बात करें सबसे पहले संघ सूची की, तो इसमें कौन कौन से मुद्दे शामिल हैं। तो पहला है प्रतिरक्षा। ठीक है, दूसरा है इसका विषय परमाणुविक ऊर्जा यानी परमाणु ऊर्जा। ठीक है, परमाणुविक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा एक ही बात है। ठीक है, तीसरा है इसका विषय विदेशी मामले। ठीक है, इसके अलावा चौथा है इसका जो विषय है वो है युद्ध और शांति। ये विषय केवल केंद्र का ही है, युद्ध और शांति। ठीक है, युद्ध और शांति। इसके अलावा अगला है बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग के अलावा छठवां हम यहाँ देख लें तो रेलवे। ठीक है, उसके अलावा सातवां यहाँ हम लिखें रेलवे के अलावा है हमारा डाक और तार, वायुसेना, डाक तार। आठवां है वायुसेना। ठीक है, उसके अलावा नौवां जो है विषय संघ सूची का वो है बंदरगाह, यानी जो समुद्र तट पर बंदरगाह होते हैं ना समुद्री व्यापार के लिए, परिवहन के लिए, वो बंदरगाह भी केंद्रीय सूची का विषय है, बंदरगाह। उसके अलावा 10वां जो है वो है विदेश व्यापार। ठीक है, और उसके अलावा 11वां है मुद्रा यानी करेंसी। ठीक है, मुद्रा से संबंधित निर्णय भी। तो ये सारे जो मामले हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। तो ये बहुत बड़े बड़े मामले हैं, महत्वपूर्ण मामले हैं, वो केंद्र को दिए गए हैं। जैसे प्रतिरक्षा है, यानी सारे रक्षा से संबंधित वहाँ आक्रमण, युद्ध, शांति, संधि, ये सारी चीजें कौन निर्णय करेगा? केंद्र करेगा। विदेशों से कैसे संबंध होना चाहिए, ये निर्णय कौन करेगा? केंद्र करेगा। विदेशी व्यापार के निर्णय, मुद्रा के निर्णय, है ना, डाक तार, रेलवे, यानी बड़ा बड़ा जितना भी काम है, बंदरगाह है, वायुसेना है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब सारा समुद्री ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वायु का ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका, है ना, और रेलवे हो गया, ये सारे किसके केंद्र के नियंत्रण में है? केंद्र के नियंत्रण में संघ सूची का ये हिस्सा है। आइए अब हम चलते हैं कि राज्य सूची के विषय कौन कौन से हैं। तो पहला है कृषि, राज्य सूची का है कृषि। ठीक है, दूसरा है पुलिस। हर राज्य की अपना विषय होता है। ठीक है, पुलिस। तीसरा है जेल खाना, ये वहाँ की स्वयं की प्रशासन देखेगी, है ना, जेल खाना। चौथा है स्थानीय शासन, यानी जो नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत होते हैं ना, वो स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन आ गया। उसके अलावा हम स्थानीय शासन आ गया, स्वशासन शब्द नहीं आएगा, फिर स्थानीय शासन यानी स्थानीय शासन। ठीक है, पांचवा जो विषय है वो है सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य भी। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य आ गया इसमें। और उसके अलावा छठवां जो है वो है भूमि, शराब, भूमि। सातवां है शराब, यानी शराब की बिक्री से संबंधित। ठीक है, शराब। और आठवां है वाणिज्य व्यापार, और नौवां है पशुपालन,
पशुपालन, ठीक है। 10वां जो है वो है प्रादेशिक लोक सेवा, ठीक है। प्रादेशिक यानी वहीं की अपने राज्य की प्रादेशिक लोक सेवा। और उसके अलावा हम चलते हैं, ये जो सारे विषय हैं प्रादेशिक लोक सेवा, ये सारे विषय राज्य सूची के विषय हैं और इन पर कौन कानून बना सकता है? केवल राज्य कानून बना सकता है, ठीक है, बना सकता है। और यहाँ कौन बना सकता था? यहाँ केंद्र, केवल केंद्र कानून इस सूची पर कानून बना सकता है, केवल केंद्र, ठीक है। अब तीसरी जो सूची है वो संवर्ती सूची है और संवर्ती सूची एक ऐसी सूची है कि जिनमें दोनों ही केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। पर यहाँ भी केंद्र को प्रमुखता दी गई है कि अगर कोई ऐसा कानून बन जाता है कि जिस पर केंद्र पहले से कानून बना चुका है तो राज्य उस पर कानून नहीं बना सकते, यानी दोनों में टकराव नहीं होगा। उसके पैरेलल अगर बनाता है तो ठीक है, अदरवाइज दोनों में टकराव की स्थिति में केंद्र को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। तो संवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं? तो वो पहला है शिक्षा, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी भी संपदा का हस्तांतरण, कृषि भूमि छोड़कर अन्य संपदा का हस्तांतरण, ठीक है। उसके अलावा तीसरा जो विषय है इसका वो है वन जो है संवर्ती सूची का विषय है। चौथा जो है वो है मजदूर संघ, ठीक है। उसके अलावा पांचवा क्या है? पांचवा जो है वो है सामानों में मिलावट से संबंधित कानून, सामानों में मिलावट, ठीक है। और इसके अलावा क्या है 6वें नंबर पर? इसके अलावा है गोद लेना और उत्तराधिकार, गोद व उत्तराधिकार, ये संवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। तो ये सारे उस पर कौन बनाता है? केंद्र व राज्य दोनों बना सकते हैं, केंद्र व राज्य दोनों। लेकिन मैंने आपको बताया कि दोनों में अगर टाई पड़ती है तो केंद्र को वरीयता दी जाएगी। तो इस प्रकार से इसका बंटवारा हुआ है। इसके अलावा भी अन्य जो चीज़ें हैं वो दी गई हैं, वो क्या है? इसके अलावा भी शक्तियाँ दी गई हैं, वो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं जो इन तीनों में नहीं आती, वो शक्तियाँ अवशिष्ट शक्तियाँ हैं और ये अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को प्रदान की गई हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान ने केंद्र को जो है शक्तिशाली रखने की कोशिश की थी, क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा विविधता वाला राष्ट्र था। विभिन्न भाषाएं, संस्कृति, भौगोलिक विविधता सभी यहाँ एक उपमहाद्वीप के रूप में बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो यहाँ पर बिखराव को रोकने के लिए केंद्र को शक्तिशाली बनाना आवश्यक था, ठीक है। तो एक और अन्य है वो अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है। इन अवशिष्ट शक्तियों में शामिल हैं कुछ प्रमुख मामले शामिल है जिनका उल्लेख किसी सूची में नहीं किया, जैसे साइबर कानून है, इस पर केवल केंद्रीय विधायिका कानून बना सकती है, यानी जो इन सब में नहीं है वो अवशिष्ट शक्तियों में है, जैसे कि साइबर कानून, ठीक है, साइबर कानून। तो इसके माध्यम से ये केवल केंद्र इस पर को बना सकती है। तो इस प्रकार से केंद्र को शक्तिशाली बनाने का कार्य भारतीय संविधान ने किया है। और क्योंकि कारण यही था, इसके अगला जो टॉपिक है हम उसी पर डिस्कस करेंगे, उसी पर चर्चा करेंगे। ये तो हमने शक्तियों के बंटवारे की बात की थी। सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद, केंद्रीय सरकार और संघवाद, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे, क्योंकि भारत में मैंने बताया कि एक बहुत बड़ा उपमहाद्वीप के रूप में था, भौगोलिक विविधताएं हैं, सांस्कृतिक विविधताएं, धार्मिक विभिन्नताएं हैं। तो ऐसे में केंद्र का शक्तिशाली होना आवश्यक था, ये हमारे संविधान निर्माता जानते थे। उस समय जब भारत विभाजन नहीं हुआ था तब बहुत बड़ा क्षेत्र था। उसके अलावा भारत विभाजन के बाद भी करीब 500 रियासतें थी, बहुत सारे ऐसे भौगोलिक क्षेत्र थे जो अभी राज्य बनना बाकी थे, है ना, उनका टूटना जुड़ना बनना बाकी था। तो ऐसी स्थिति में एक सशक्त केंद्र की आवश्यकता थी। तो हमारे
संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है जिनके माध्यम से केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। तो वो प्रावधान क्या है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी सीमाओं का परिवर्तन। पहला है किसी राज्य का अस्तित्व और उसकी सीमा में परिवर्तन। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये है कि केंद्र को ये शक्ति प्राप्त है, संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वो किसी भी राज्य के चाहे तो खत्म कर सकती है, चाहे तो उसको तोड़कर 2 राज्य बना सकती है, चाहे तो 3-4 राज्यों का एक राज्य बना सकती है, उसके नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, सब कुछ कर सकती है। हमने अभी पिछली साल उदाहरण देखा कि जम्मू कश्मीर राज्य था, उसको तोड़कर 2 भागों में और बनाया गया है और उसका दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो अब राज्य रहा ही नहीं, तो उसके अस्तित्व में परिवर्तन हो गया। और जो जम्मू कश्मीर नाम से जाना जाता था, लद्दाख उसके अंतर्गत, अब लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस प्रकार से केंद्र को यहाँ पर शक्ति प्राप्त है कि वो किसी भी राज्य की सीमा में नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसके भौगोलिक स्वरूप में परिवर्तन कर सकती है। तो ये और इसी हालांकि ये प्रावधान है कि वहाँ की जो विधायिका है उससे परामर्श करेंगे, वहाँ के राज्यपाल अगर सजेस्ट करते हैं तो ये होता है। ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो है वो है आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान। ठीक है। अगर आपातकाल लागू होता है तो उस क्षेत्र में सारी शक्ति जो है राष्ट्रपति के हाथ में हो जाती है, केंद्र के हाथ में हो जाती है और उस समय पूरा शासन केंद्र का ही चलता है। तो यहाँ पर केंद्र शक्तिशाली हो जाता है। उसके अलावा सामान्य स्थितियों में भी केंद्र अत्यंत प्रभावशाली है क्योंकि आय के प्रमुख साधन उसके पास हैं। आय के प्रमुख साधनों पर अधिकार है। प्रमुख साधनों पर केंद्र का अधिकार। ठीक है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो टैक्स लगते हैं उन टैक्स पर जो आय प्राप्त होती है तो बाद में बंटवारा होता है केंद्र और राज्यों के मध्य में, लेकिन ये केंद्र के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको कितना बांटेगा कहीं ना कहीं। तो इसीलिए केंद्र यहाँ पर शक्तिशाली होता है। केंद्र कई बार विपक्षी जो सरकारें होती हैं जिन प्रांतों में वो ये आरोप लगाते हैं कि चूंकि हमारी सरकार नहीं है तो हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, हमें इतना पैसा चाहिए था इन्होंने इतना नहीं दिया। तो केंद्र सरकार अनुदान देती है, ऋण देती है राज्यों को, वो अपनी आय के अलावा इस आय से भी बहुत बड़ा उनको भाग मिलता है। तो इस प्रकार से केंद्र यहाँ शक्तिशाली होता है। इसके अलावा हम अगला देखेंगे वो है राज्यपाल की शक्ति। चौथा है राज्यपाल की शक्ति। राज्यपाल की शक्ति, चूंकि राज्यपाल केंद्र का एक प्रहरी की तरह काम करता है कि राज्य सरकार में एक केंद्र का व्यक्ति होता है जो पूरा वॉच आउट करता है और सारी रिपोर्टिंग देता है केंद्र सरकार को। और अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि अगर कहीं दूसरी सरकार है दूसरे उसकी, तो वो ऐसा भी कर सकता है किसी विधेयक को केंद्र को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकता है। और अगर ऐसा होता है तो केंद्र में जाकर हो सकता है वीटो शक्ति का प्रयोग करके या निषेधाधिकार का प्रयोग करके उसको बहुत दिनों तक उसको लटकाया जा सकता है। तो इस प्रकार से भी केंद्र की शक्तिशाली यहाँ राज्यपाल के द्वारा बड़ी हो जाती है। हालांकि राज्यपाल को ये कहा जाता है कि भाई आप केंद्र की उसकी राज्य की विधानसभा से जो विधायिका से परामर्श करके ही ये कार्य करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनके माध्यम से। एक और है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना। 5वां जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना। अब आप देखो कि जब सबकी शक्तियाँ अलग अलग बटी हुई हैं फिर भी केंद्र को ये शक्ति प्राप्त है कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। हालांकि इसके लिए जो राज्यसभा है वो अगर ऐसा प्रस्ताव करती है आर्टिकल 249 के तहत कि कोई मुद्दा जो है वो केंद्रीय महत्व का है तो केंद्र को उस पर कानून बनाना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ केंद्र फिर से शक्तिशाली हो जाता है कि वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। ठीक है। अगला जो है हमारा वो है संविधान के अनुच्छेद 33 और 34 है ना। उसके अलावा हम बात करें तो प्रशासकीय व्यवस्था पे कह रही है
यानी जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, जो IAS होते हैं, वो नियुक्त कौन करता है? केंद्र सरकार से, लेकिन वो सभी राज्यों में काम करते हैं तो वो सारी रिपोर्टिंग करते हैं। तो इस प्रकार से भी केंद्र का दखल राज्यों में रहता है ना। और हम बात करते हैं, अगला जो है वो है संविधान के 2 अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 33 और 34, 33 व 34 ये प्रावधान करते हैं आपातकाल में शक्तियों का बढ़ना। इसको हम ये नाम देंगे, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि संविधान के आर्टिकल 33 और 34 यदि आपातकाल लागू है तो ये अधिकार प्रदान करते हैं कि भाई अगर कोई प्रशासनिक व्यवस्था के नाम पर अगर कोई निर्णय लेता है, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी अगर कोई कानून पारित करता है तो उसको ये जायज़ ठहरा सकते हैं। मतलब अगर कोई ऐसा भी कानून पारित हुआ तो ये कहते हैं कि भाई शांति व्यवस्था के लिए आवश्यकता, तो कोई भी नाजायज़ काम भी अगर कोई ऐसा कर देते हैं तो उसको ये जायज़ ठहरा सकते हैं अनुच्छेद 33 और 34 के तहत। तो यहाँ भी केंद्र जो है वो शक्तिशाली है और यहाँ पर सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम का निर्माण किया गया था और इससे कभी कभी जनता और सशस्त्र बलों में तनाव हो जाता है ना। कई बार कहते हैं ना कि वहाँ स्थितियाँ ऐसी थी, इनको संभालना मुश्किल था, तो सशस्त्र बल अधिनियम इसके लिए बना था और इसके माध्यम से कई बार जनता और सशस्त्र बलों में जो है झड़पें होती रहती। तो ये कुछ प्रावधान थे जिनके माध्यम से केंद्र को शक्तिशाली बना गया है। और ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते हुए।